सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जना में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। कैसे हैं आप दोनों? वीकेंड है, कैसे हो सकते हैं? खुश हैं मुल्क के हालात देख के जो आजकल हो रहा है? खुश हैं बहुत ज़्यादा। एक आई थिंक सोर्स ऑफ खुशी ये भी है कि PSL हो रहा है इस वक्त, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप लोग के बारे में क्या मतलब क्या ख्यालात हैं कि भाई सर आप मेरे ख्याल में आगाज़ करें PSL से। देखें, आगाज़ उसका ये है कि आज 9वां मैच खेला जा रहा है एज वी स्पीक। पहले 8 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें 16 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि हमारे बॉयज़ ने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं और ओवरसीज़ प्लेयर्स ने कम किए हैं। इस पे मेरी 3 बहुत सीरियस तजावीज़ हैं। एक तो ये कि स्कूल्स में हम कैचिंग को एज अ सब्जेक्ट अब इंट्रोड्यूस करवा दें। दूसरा ये कि बच्चों के डबल टिप खेलने पे पाबंदी होनी चाहिए। मतलब ये हम टेरेस और कमरा और छोटी छोटी जगहों पे खेल के ना वो कैच का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। और तीसरा ये है कि जितने कॉर्पोरेट हेड ऑफिसेज हैं ना उनको कराची से मूव किया जाए, क्योंकि ये जो होता है ना कि भाई ऊपर से आलू आया है उसको तो कोई नहीं कैच करना चाहता। सो ये मेरी तजावीज़ है इसके लिए। सर ये कैचेस वाली चीज़ जो है ये हमारे मुल्क के अंदर एक हमेशा से एक निशान है हमारे क्रिकेट के ऊपर के फील्डिंग के बड़े मसले हैं। और भी टीमें हैं जिन्होंने बहुत और चीज़ों में जिद्दत लाए हैं, वो यानी कि अपनी फ़िटनेस के अंदर और अपनी बाकी परफॉर्मेंस के अंदर। अब मैचेस के अंदर स्कोरिंग ज़्यादा होती है, हिटिंग के ऊपर फोकस है। बॉलिंग के अंदर तो चलें जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। फील्डिंग के अंदर जो टीमें हैं जिन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, तो पहले आपने सुना था कभी पुराने से फील्डिंग कोच अलहदा है, हिटिंग कोच अलहदा है, बॉलिंग का कोच अलहदा है, स्पिन कोच अलहदा है, हर चीज़ का एक कोच है। सो यानी कि जो कैचिंग कोच है हमारा, जिस भी टीम ने ये कैचेस छोड़े हैं या मिल के जिन्होंने 16 छोड़े हैं, एक तो उस पर भी पता करना चाहिए कि फिर क्यों नहीं हो रहे कैचेस। और ये अमूमन आई थिंक वो कैचेस थे जो ज़रा हाइट से नीचे आ रहे थे, तो वो उनसे नहीं, तो लाइटिंग भी देख लेनी चाहिए कि ये ना होना किसी के वो नजर नहीं आ रहा। मतलब और जैसे कि हम कैरेक्टर के लोगों के कैरेक्टर के अच्छे जज नहीं है ना, इसी तरह जब बॉल हाइट पे चली जाती है ना तो हमारे से वो भी जजमेंट ठीक नहीं होती कि कितनी ऊपर है। सर नहीं, लेकिन एक टीम जिसका फिटनेस टेस्ट ही ना हुआ हो, से ये भी जाहिर है कि उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है हर मतलब स्पोर्ट के अंदर एक आपका बेसिक टेस्टिंग होती है कि आप मतलब वो होती है तो इस चीज़ के लिए कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करे, कुछ स्टेरॉइड एनहांस तो नहीं करे, उसका उनका फिजिकल भी होता है, जिनकी आंखें भी चेक होती हैं। सो मैं यकीन से कह सकता हूँ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्लासेस की ज़रूरत है। इमाम तो पहनता ही है, वो तो उसके बगैर नहीं खेल सकता, लेकिन कुछ जो है उनको मेरे ख्याल में सर ये भी इश्यू हो सकता है कि उनको वो डेप्थ ऑफ फील्ड का एक मसला हो रहा है। चले वो तो एक समझ रही हूँ कि वो काफ़ी ज़रूरी है कि जो कैचिंग वाले जो कोच है उनसे डिस्कशन करनी चाहिए कि हुआ क्या है यहाँ पे। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ज़्यादा फोकस किया जाता है हिटिंग पे, बिकॉज कैचिंग का ये है कि आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें फील्ड में वाइल यू आर प्लेइंग थिंग्स कैन गो रॉन्ग, धूप आ सकती है या कोई और इशू हो सकता है, बट हिटिंग तो आपकी मतलब इतनी परफेक्ट होनी चाहिए बिकॉज दैट्स योर मेन फोकस ऑन कि आप इससे जीत सकते हैं मैच, जितना आप स्कोर बना सकते हैं। मफरूज़ा तो है कि कैचेस विन मैचेस, तो कैचिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई हिटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपको चांसेस देगा, कैच आपके पास आएंगे। अगर आप छोड़ दो एक सेट बैट्समैन का अगर आपने कैच छोड़ दिया तो बेसिकली आपने मैच दे दिया। जिससे मुझे याद आया कि वो मौका एग्जैक्टली उसी तरह के कल एक डिसमिसल का जो फैसला था वो ऑपोजिट साइड पे गया, विच कॉस्ट मैच के जो कल हारा है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस कोयटा के साथ जो मैच था इस वक्त ट्रेंड भी यही कर रहा है, शादाब ट्रेंड कर रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि शादाब ने कहा जी कि जो हमने DRS में रिव्यू लिया उसमें जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई वो किसी और बॉल की थी। आपको मोहाली का सेमीफाइनल याद आ गया होगा 2011 का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तेंदुलकर वर्सेस अजमल, जिसमें बिल्कुल नेकेड आई से लग रहा था कि आउट है, लेकिन जब DRS में गई तो बॉल ज़्यादा स्पिन कर गई थी। सो यही यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सवालिया निशान है। पहली चीज़ तो ये कि शादाब ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, क्या PCB इसको सीरियसली लेगा? अच्छा, क्या PCB इस पे शादाब को जुर्माना भी कर सकता है? फिर ये कि क्या ये कोई खुदा न खास्ता साजिश थी या ये गलती थी? अच्छा, अगर गलती थी तो ये बोर्ड की गलती थी या ये ब्रॉडकास्टर की गलती थी? अच्छा, इसी तरह आगे जाके हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हर जगह पे नए फार्मूलाज यूज़ होते हैं
कि बॉल कितना स्पिन करती है, किस तरह से जाती है, ये कोई यूनिफाइड निज़ाम है या ये कोई हर कोई अपने फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहा है? और आखिरी चीज़ ये है कि क्या ये कोई पब्लिसिटी गिमिक तो नहीं था कि थोड़ी सी फाइट, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, मोर आई बॉल्स? हम कुछ नहीं कह रहे, हमने तो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो हम बता रहे हैं। अब आवाम का काम है, उनको ज़्यादा पता होता है हमारे से, वो कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि क्या हुआ। आवाम का तो काम है, लेकिन आई स्टिल थिंक एक एलिगेशन काफ़ी सीरियस है, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती ही बनती है। बेशक उसका आप जो आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, आपने किसी को पिनलाइज करना है कि नहीं करना। सर तो ये जो बॉल थी ये बेसिकली आप कह रहे हैं सीधी आ रही थी, इस पर स्पिन नहीं थी और अपील होगी और अंपायर ने इसको आउट दिया जी, अंपायर ने आउट दिया जी। और जो वीडियो थी उसमें बॉल घूम रही थी और विकेट से बाहर, और उसने फिर पिच होके ब्रेक भी की बॉल, और जब पिच होके ब्रेक की विकेटों से बाहर थी तो फिर नॉट आउट होगी। सो ये अब बहुत बड़ा मसला है कि, और अगेन ये एक डिबेट छिड़ी हुई है सिर्फ क्रिकेट में नहीं, तमाम स्पोर्टिंग में, ख़ास तौर पे टेनिस में कई दफ़ा ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब वो प्लेयर रिव्यू करता है तो उनकी जो बाउंड्री लाइंस हैं, उनकी जब टेनिस खेली जाती है तो उसके ऊपर जो बॉल का बाउंस का मार्क है कि इन है, लेकिन वो उस कैमरे की जो उनका हॉका है शायद उसके अंदर वो बाहर आ रही होती है और फिर अंपायर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो क्रिकेट भी सिमिलरली ये एक बड़ी डिबेट है कि जी ये जो टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन आ गई है, और ये अगेन जैसे आपने कहा कि इस डिसमिसल के बाद जो है वो मैच चेंज हो गया, मैच शायद हार गई टीम। सो अभी भी जो अंपायर जो है उसको तरजीह नहीं मिलती कि उसकी जो ऑन फील्ड डिसीजन है वो काउंट होगी ज़्यादा। तो इस सिनेरियो में क्योंकि वो बहुत ही ब्लेटेंट हो गया था तो शायद वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो ये अब बहुत आई थिंक इसके अंदर डिबेट की और ज़रूरत है, जिसमें आईसीसी अगर इसको हेड करे कि यार ये फैसला किया जाए कि अंपायर की कितनी वक़्त है, कितनी वैल्यू है, और जो हमारे सिस्टम्स लगे हैं उनकी कितनी, क्योंकि मुझे ये भी यकीन है कि जो सिस्टम्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो तमाम हर मैच के अंदर सेम तो नहीं होता, शायद टेक्नोलॉजी में फ़र्क हो, शायद कुछ बेहतर हो, कुछ डिफरेंट हो। सर देखिए पॉलिसी तो होगी है ना कि ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है। बुनियादी बात तो ये है कि जब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है तब से गेम में बेहतरी आई है। ये तो कुछ इस तरह के डिसीजंस हो जाते हैं, मतलब ये फिर वही बात है कि हम अगर आज इसको टीवी पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी के आने से बेहतरी तो आई है। अब जाहिर है इसमें मार्जिन ऑफ एरर हमेशा इसलिए रहेगा कि पैड पे गेंद लग गई पहले, अभी हम अब फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर ये ना लगती तो इसने कहाँ जाना था, तो वो तो फिर स्पीड ऑफ विंड से लेके बैटिंग की पिच जो है उसमें कितनी स्पिन है उससे लेके बाउंस कितना है उससे लेके, मतलब ये सारा कुछ हमने टेक्नोलॉजी पे छोड़ा है कि वो इमेजिन करे कि इसने क्या करना था। तो जाहिर है मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, लेकिन एक चीज़ होती है कि फॉर्मूला गलत था, उसका जो मार्जिन था वो उससे आगे पीछे हो गया। दूसरा जो कि शादाब ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो हमने रीप्ले देखा है ये रीप्ले ही किसी और चीज़ का था। सो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। हाँ नहीं डेफिनेटली एक काफ़ी मतलब सर लेकिन ये PSL जो है ये वाला ये थोड़ा सा श्राउडेड है इन कंट्रोवर्सी। एक तो जैसे हमने अपने शो पे ही लास्ट नहीं होता मतलब वो तो कंट्रोवर्सी तो खैर हर जगह ही है हमारे मुल्क, लेकिन इस दफ़ा दो तीन चीज़ें जिससे हमने कंट्रोवर्सी होती कि कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। हमने अपने शो पे एक बात की थी कि यहाँ पे दो ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो कि नहीं कराए गए, जो कि हॉकी की क्वालिफायर्स थे और साउथ एशियन गेम्स थी, जो कि दोनों को होस्ट करना था पाकिस्तान। साउथ एशियन गेम्स तो होनी है लेकिन हमें पता है कि वो छिन जाएगी। हाँ वो, और उसके अंदर जाहिर है एक हमारा एक स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे क्या और वजूहात हैं जिनके लोग नहीं करना चाहते वो इज ऑब्वियसली अप फॉर क्वेश्चन। बट PSL हो रहा है, एक तो ये मेरे नज़दीक कंट्रोवर्सी है कि यार आप वो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं अगर आप नहीं करा रहे तो PSL कराने का अगर माहौल है तो बाकी कराने का भी माहौल होना चाहिए, वो तो एफर्ट वाली बात है। नंबर 1 कंट्रोवर्सी। दूसरा कंट्रोवर्सी ये शुरू में हुई थी कि इनके जो कुछ स्पॉन्सर्स हैं PSL के उनको बॉयकॉट किया जाए। अब वो बॉयकॉट करने को तो ठीक है बिल्कुल किया जाए जिस भी वजह से आप बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इशू है कि ये लोग पैसे दे चुके हैं। एडवर्टाइजिंग राइट्स मेरे ख्याल में इस दफ़ा रिकॉर्ड हमारे को $14 मिलियन के बिके हैं इसके, और स्पॉन्सर्स कुल मिला के मेरे ख्याल में $7 मिलियन टाइप की फिगर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। $14 मिलियन की तो इनके टीवी राइट्स वो बिके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि $7.2 मिलियन तो सिर्फ प्लेयर्स की मद में खर्च हो चुके हैं,
और जाहिर है कि सिर्फ जो प्लेयर्स को पैसे दिए हैं वो टोटल खर्चा तो नहीं होगा ना, उसके बाद इंतजामी मामलात भी होते हैं, मैच पूरा करवाना है। सो बात ये है कि अगर ये सोच रहे थे कि $14 मिलियन में सब कुछ कवर हो जाएगा तो वो शायद नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो एक अगर आप इतना बड़ा इनकाद करा रहे हो इवेंट का तो आपने उसमें से कुछ ज़्यादा कमाना है, क्योंकि अगर आप कमाओगे नहीं तो आप अगले साल जब प्रपोज करोगे इवेंट तो फिर कोई मानेगा नहीं आएगा। अच्छा, सो अब इस वक्त बात वही है, हम ज़ाहिर ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, मुझे ये लगता है कि जो हमारे हालात हैं माली मुल्क के हिसाब से, दूसरा ये कि या तो जिस तरह आपने कहा कि हम पहले ही फैसला कर लेते कि हमने करवाना ही नहीं PSL, फिर और बात होती। अब जब हम करवा रहे थे तो सर जैसे कि मशहूर शायर और मुफक्किर जो कि 16 महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका जुमला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इस वक्त जो भी हमें मिल रहा है स्पॉन्सर वो हमें चाहिए, और मेरे ख्याल में हमें सब्र शुक्र करना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी सॉरी, नहीं आप प्लीज गो। और जो सर देखिए स्पॉन्सरशिप के अंदर भी ना एक रिक्वायरमेंट जो होती है कि ये ऐसे नहीं होता कि जी PSL हमने सोचा है कि हमने इस तरीके को शुरू करना है तो यार कल परसों हम जाके स्पॉन्सर लें। उसके पीछे एक टीम होती है, 10,000 बंदा होता है जो इन्वॉल्व होता है। स्पॉन्सरशिप की एक डील बनती है, स्पॉन्सरशिप के एक तरीक़ेकार होते हैं, एक गिव एंड टेक होता है कि यार हम आपको फ़र्ज़ करें स्पॉन्सर अगर सिर्फ पैसे ही दे रहा है और जो मोल पैसे ही होते हैं, उसके बाद उसका ब्रांडिंग कहाँ लगनी है, वो ब्रांडिंग छपनी है, वो हर स्टेडियम के अंदर लगनी है, वो टीमों की जो कपड़े हैं उनके ऊपर होना है, किसी के बल्ले के ऊपर होना है, किसी के जूते के ऊपर होना है। अब उसके बाद इस किस्म का प्रेशर आना जो कि जी बॉयकॉट कर दें, जो बॉयकॉट कराना चाह रहे हैं, अगर वो ये समझें कि इसके अंदर कितनी इंट्रिकेट काम हुआ होता है तो शायद वो भी ना कहें। और बाकी ये एक दुनिया भर में एक मतलब जो इजराइल और फ़लस्तीन वाली जंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं उनको इफेक्ट पड़ा है। और ये आपकी बात बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये बहुत अहम बात है, बट इस पे मैं इसको ख़त्म कर लूँ कि शायद जिस वक्त PSL की ब्रांड्स के साथ डील हुई थी तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू भी ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक पूरे साल से शुरू हो रहा था कि जब ये PSL खत्म होगा तो उसके बाद वो फौरन शुरू कर देंगे यार PSL 11 जो है या 10 है उसके ऊपर हमें कितने पैसे चाहिए, बजटिंग होगी, क्योंकि ज़ाहिर है इस PSL से सीखेंगे कि यार ये शॉर्ट कमिंग्स थी, हमें इतने ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर ये कि ये जो ब्रांड्स हैं ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी निभा रहे हैं साथ में। अब वहाँ पे हर छक्के पे एक बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, सो ये चीजें भी आपने नजर में देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चले यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। PSL की दुनिया से निकलते हैं और काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन की तरफ चलते हैं। Not that PSL is not serious, of course it's very serious. I'm sitting around men, so I'm going to say cricket and PSL is very important and very इतना नहीं। अच्छा चलिए, एक खबर आई थी कि मतलब असद आप ही ज़्यादा इंसाइट दे सकते हैं इस पे, बट to me frankly it was very shocking कि former chairman PTI के जो चेयरमैन थे फॉर्मर, उन्होंने बेसिकली कोई ख़त लिखा है, लिख चुके हैं ख़त या लिखने की उनकी इंटेंशन है टू IMF, और अटेंशन उनको IMF को बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप इलेक्शंस के जो रिगिंग हुई है उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। और so ये जो आखिरी वाला जो है, हाँ बिल्कुल, तो क्या ये सच है? क्या लेटर लिख चुके हैं? ये तो देखें, लेटर जो है ना वो लेटर नहीं था, ये बेसिकली उन्होंने इंडिकेट किया उनके जो अब नए उम्मीदवार हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र को, कि आप मीडिया में बयान दें कि ये लेटर मैं एक लिखने लगा हूँ IMF को, जिसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि इलेक्शन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ हैं, तो उसकी वजह से हम एक ऐसी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते। वो तो PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना हम किसी के साथ मिले हैं, ना हम उनको तस्लीम करते हैं जब ये गवर्नमेंट बनाएंगे, ना हम इनकी फ़ाइनेंस की पूरी डिवीज़न को तस्लीम करते हैं, जो भी मिनिस्टर होगा, हमें नहीं पता अभी कौन है। और इसके साथ साथ जो आने वाली 2 हमारे चीज़ें होनी IMF के साथ, उनको आप कंसिडर करें कि इलेक्शन ही ठीक नहीं था तो आप किससे बात करेंगे। इसमें थोड़ी कॉन्टेक्स्ट इस वजह से मैं देना चाहूँगा कि IMF ने इलेक्शंस के एक ही दिन बाद उनका बयान आया था कि जी हम अब केयर टेकर से कोई बात नहीं करेंगे। जब ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया था कि अभी गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जब तकरीबन पार्लियामेंट क्या थी, हंक पार्लियामेंट थी, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुआहदा अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ था, उनको 5-6 मीटिंग्स लगी करने में, हो गया अब कि हम सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से बात करेंगे जो अब आपके वोट लेकर आए हैं, जो गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसके बाद जो 2 चीज़ें हमने बात करनी है उनके ऊपर, एक वो 1.10 बिलियन वाली जो ट्रांच है हमारी पिछले प्रोग्राम की लास्ट, वो भी बात करेगी अभी कोई जो भी फाइनेंस का हमारा होगा, और उसके बाद जो नया प्रोग्राम हमने जाना है जिसकी वैल्यू जो हम प्रपोज करने को जा रहे हैं वो इससे
डबल है, वो तकरीबन $6 बिलियन जो है आपको चाहिए हैं ताकि पहिया चलता रहे। अब $6 बिलियन जो हैं वो आपने जाके मांगने हैं, उससे पहले आपने ये ट्रांच 1 बिलियन लेना है ताकि काम चलता रहे। और उसके बाद इस किस्म का मतलब गैर जिम्मेदाराना जो किस्म का बयान है देना कि आप पैसे ना दें। देखिए दुनिया देखती है, दुनिया इस चीज़ को एक लिहाज से समझती भी है कि यार ये मसले क्या है। और देखिए हमारे लिए तो ये अनफॉर्चुनेटली हम इतने क्लाइमेटाइज हो चुके हैं कि यार ये तो होता ही है। ख़ासतौर पे पीटीआई के बयानात जो होते हैं, वो माई वे और द हाईवे वाली पॉलिसी जो है बानी पीटीआई की, उसके अंदर से वो अपने आप को भी नुकसान होता है। लेकिन देखिए ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी हैं इन टर्म्स ऑफ सीट्स। अगर आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये तरीके इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार जो अभी तक हैं वो सारे मिला लें तो वो 90 से ऊपर बनते हैं नेशनल असेंबली की हद तक, तो आप काफ़ी बड़ी पार्टी हैं। और उसके बाद आपको इस चीज़ से आपको भी नुकसान होता है, इस किस्म के माजी की मुल्क को नुकसान होता है। मुल्क को तो होता ही है, मुल्क को तो डेफिनेटली होगा। जैसे मैंने कहा कि ये पैसे नहीं मिलेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, लेकिन आप सोचें कि उसके बाद आपको ये माजी की पीटीआई के हमने चीज़ें देखी हैं कि हमेशा ये होता है कि यार मैं बाकी जो मेरे दुश्मन हैं जिनको वो दुश्मन मानते हैं उनको नुकसान तो कराऊं, मेरा भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। और वो होता है इस सूरत में कि जो पार्टी के अपने रहनुमा होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। अब देखिए मुझे बताएं, जो 2018 की मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट थी, उसमें से ज़रा गिना के मुझे बता दें कौन सा, सवाए शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के, कौन है साथ मेजर जो वज़ीर थे पीटीआई के अंदर? कोई भी नहीं। ये सब न्यू फेसेस हैं, नए उम्मीदवार हैं सारे। सो ये सब कुछ देखना चाहिए कि वो लोग भी तो एक मैंडेट लेकर आए हैं ना। हाँ, वो माना कि आपके नाम के ऊपर उन्होंने वोट हासिल किया है, तरीके इंसाफ के बैनर के अंदर किया है, बट उनको अलाउ करें कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठें। आप एक तगड़ी ऑपोजिशन करें। बिल्कुल, ये मुझे तो वैसे बड़ा अजीब सा लगा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कैसे ये पोजीशन ले ली। उसकी वजह ये है कि इस पोजीशन में इतनी अजीब सी स्टेटमेंट्स कई दफ़ा देनी पड़ सकती हैं, जिस तरह ये वाली है। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें, ये जो अब अक्सर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि मैंडेट चोरी हो गया है तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम इसमें बहुत ही कोई इनकलाब बर्पा कर दें, और चाहे उसमें जिस तरह असद कह रहे हैं ना कि चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए चाहे हमारा नुकसान हो जाए, बस इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की बातें नहीं सोचनी और करनी चाहिए। और वही वाली चीज़ कि अगर आपको इतना इनकलाब का शौक़ है तो ज़रा 3-4 घंटे बग़ैर एसी के पहले देखें एक कमरे में बंद होके कि आपसे बर्दाश्त होती है लोड शेडिंग, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं आएंगे तो इधर बिजली नहीं है। सो अगेन वो ठीक है, मैंडेट वाली जंग जो है वो आप लड़ें। और फिर वही बात है जिस तरह से अब उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि जी ये तो ट्राइब्यूनल में जाने लगा है मामला, तो ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो आज तक 2013 के ही फैसले नहीं आए, तो हमारे कब आएंगे? बिल्कुल, ये गिला आपका ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो इसी ये वो चीज़ है जिसको आज आप उठाएं और इंश्योर करें कि अब से अदालतें इतना वक्त ना लें फैसले करने में। आप बजाय कि यहाँ पे अदालती सिस्टम को ठीक करने के आप कह रहे हो हम IMF जाके कहेंगे कि बंद कर दो सारा। तो यही तो मसला है कि इंटरनली कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसी वो है नहीं फोरम जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस मिलेगा, दैट दे आर गोइंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज। चाहे इसको उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक होता ना कि एक अपनी तरफ से एक चाल चली है या जो भी चला है, जिस तरह मर्जी है, ये इतना सवेयर इसका बैकलैश है कि मतलब आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये आप स्टेटमेंट पास भी कैसे कर सकते हैं। और इतना कि ये अब IMF ने भी रिस्पांस दी है, मतलब इट हैज़ अभी लेटर बेशक ना गया हो लेकिन ये बात तो खुल चुकी है। नुकसान आपका हो रहा है। उनका रिस्पांस तो शुक्र है वो पॉजिटिव था कि उन्होंने कहा कि हम नई गवर्नमेंट से बात करेंगे। जाहिर उनके बिल्कुल वो कैसे कह सकते हैं कि बानी पीटीआई ने कह दिया तो हम नहीं करेंगे। लेकिन असद एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजंस एंड द स्टेट एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके इतने वोटर्स हैं, उन्होंने आपको इतना वोट दिया है, मतलब देयर इज एक एक्सपेक्टेशन है, वो सबसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस तरह कि आप एक चाहते हो इलेक्टेड बॉडी है वो आपका सोचे। सो अगर आप वोट डाल रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो वो आपका नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगले को किस तरह हम, इनकी हुकूमत सही नहीं है, ये रिगिंग हुई है, ठीक है, दैट्स ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, दे आर ट्रू, दीज इशूज आर ट्रू, मगर इसमें नुकसान लोगों का हो रहा है, वही लोग जो आपके लिए वोट डाल रहे हैं। देखिए वो तो खैर वैसे भी अगर रिगिंग ना भी हुई हो और
जो जमहूरियत है वो एक ऐसा सिस्टम है कि 51% वाले 49% वालों से जीत जाते हैं। तो 49% तो एक बहुत बड़ी आबादी होती है जो कि उस हुकूमत को नहीं चाहती जो ऊपर फॉर्म हुई हुई है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब बर्बाद हो जाए, मिट्टी हो जाए। मैं तो मतलब अगेन हम लोग ये भी जो बार बार कहते हैं ना, मुझे लगता है ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, क्योंकि मुल्क जो है ना, हम जब सुनते हैं तो कोई एक चीज़ लगती है कि कोई एक जगह सी है और हमने उसका सोचना है, और कुछ लोग ये को लगता है कि यार क्यों सोचना है, मतलब क्या है मुल्क। बात ये, मुल्क एक जगह है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों में आप भी हो, ठीक है। ये इस वक्त अगर जिस तरह मैंने बिजली की बात की, आपके बच्चे हैं, आपके फ्यूचर जनरेशंस हैं, जिस तरह मैंने ये बिजली वाली बात की, इसी तरह मतलब आपके अगर यहाँ पे सपोज आपने कुछ सारी जिंदगी लगा के 2 प्लॉट खरीदे हुए हैं, या कोई आपकी फर्म है या आपका कारोबार चलता है, यहाँ पे अगर IMF से पैसे आने बंद हो जाएं, यहाँ पे अगर सब कुछ कोलैप्स कर जाए, वो जो आपकी जिंदगी घर भर की कमाई थी, वो जो 2 प्लॉट थे, वो आप कोई 20,000 में लेने को तैयार नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये पूरा निजाम खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल आप ठीक कहा, और ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सलमान खान राजा वाली बात पे कमेंट करूं, आपने जिक्र किया, उन्होंने किसी निजी चैनल को उन्होंने बयान किया, वो थोड़ा मायूस लग रहे थे कि ये इसी तरह ट्राइब्यूनल में जाएगा। अभी तो 2013 वाली बातें जो हैं वो अभी तक कि कोई अंजाम नहीं मिला उनका। लेकिन मेरे ख्याल में 2018 और 13 के इलेक्शन, जिन दोनों में इल्ज़ाम लगा धांधली का, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें फ़र्क इस तरह कि तब जो हालात थे ना, उसमें ये दोनों गवर्नमेंट्स ने चल जाना था। तब ये बात नहीं हुई थी कि ये गवर्नमेंट 1 साल की है, 6 महीने की है, 2 साल की है। देखें तब VONC भी नहीं हुआ था, किसी हमारी कभी भी नहीं हुआ था, मतलब अटैम्प्ट हुआ था लेकिन सक्सेसफुली नहीं हुआ था, तो ये वो भी हो गया। सो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक कि PTI का चांस इतना बुरा भी नहीं है। अगर ये सारे जो हल्के हैं, अगर इनका प्रेशर रहा और अपोजिशन का प्रेशर रहा पार्लियामेंट के अंदर, और बाहर अदालती निज़ाम को इन्होंने आगे लेके चले, तो हालात इस किस्म के हैं कि ये गवर्नमेंट को अगर वही ना चलने दें, इन द सेंस कि इन तरीक़ों से नहीं जो IMF वाले, पार्लियामानी तरीके से, आइन के तरीके से अगर ना चलने दें, दैट इज़ वेरी, बहुत इमेंस प्रेशर है। अभी इनको रिजर्व सीटें भी मिलनी है। देखिए अभी 3 मार्च को इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस होने, जिसके अंदर अली जफ़र को उन्होंने खड़ा किया, बैरिस्टर गौहर नहीं चेयरमैन रहेंगे। उसके बाद ये जो मिल गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद का काउंसिल से, और उसके बाद ये जाके अपनी रिजर्व सीटें जो हैं ये मांगेंगे। उसके बाद इनकी तादाद बढ़ जाएगी, अगर तो इनको दे देगी, वो भी उसके अंदर काफ़ी मैच डलना है। वैसे वो मिल गई, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद भी दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो 2013 में अच्छी ऑपोजिशन की थी। सो अगर तो हम उस वाली बात पे जाएं कि जी आप ऑपोजिशन अच्छी करें तो ये मामला शायद आपके सीधे हो जाएं। मसला सिर्फ ये है कि ये मान बैठना कि रियासती निज़ाम, अदालती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम जो है वो तीनों जो हैं वो मिल के हमारी किसी भी चीज़ को आगे नहीं जाने चाहेंगे, ये मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल में अदालती निज़ाम के अंदर अभी भी इस किस्म के लोग जो हैं जो इस चीज़ को आगे तो चलाएंगे ना, वरना बातें होंगी। ये 13 वाला या 18 वाला पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना वो ये मैं देख रहा था कि लोगों के फिर ट्वीट्स आने शुरू हो गए, और जाहिर है वो ऐसे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और फिर भी बात है, मैं इस तरह नहीं कहता कि किसी को ये करना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए, जिसका जो दिल करता है वो कहे। लेकिन उसमें ना इस तरह की बातें थी कि जी हमें रेमिटेंसेस भेजनी बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान में जब तक हमारे मैंडेट का वो नहीं होता। अच्छा, वो जो रेमिटेंस वाला मामला है ना, वो लोग अपने घर वालों को भेजते हैं। सो अगर वो कोई नहीं भेजेगा तो अपने घर वालों को भूखा मारेगा। पहले मुल्क का तो जो नुकसान होना है वो बाद में होगा। और दूसरा उसमें ये भी था कि जी हम जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदना भी बंद कर दें, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया, वो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वैसे भी 1 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे बने बनाए मसाला जात होते हैं जो कि अब पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। अच्छा, तो वो उसमें ये था कि यार बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे जो हुकूमत है उससे या इलेक्शन कमीशन से, यहाँ चाहे आप पाकिस्तान से भी इंतकाम लेना चाहते हो, क्या कसूर है? लेकिन वो जो घर पे बीवी है उसका क्या कसूर है कि जिसने अब मसाले भी खुद से अलग-अलग लेके आने हैं, पीसने हैं, काटने हैं, उसका क्या कसूर है? चले यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। ब्रेक से पहले काफ़ी मसालों की खबर अली बता रहे थे, कुछ मसालेदार खबर। एक और ख़बर हमारे पास ये आई है कि मरीम नवाज़ इज़ गोइंग टू टेक एन ओथ एज अ CM पंजाब टुमारो। तो इसके बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? अली के एक्सप्रेशन नहीं, मेरा बहुत अच्छा ख्याल है, और ये 2 अच्छी खबरें इन द सेंस पॉजिटिव खबरें कि पंजाब में पहली दफ़ा एक खातून CM पंजाब बन रही हैं, और सिंध में पहली दफ़ा डेप्यूटी स्पीकर
हमारे क्रिश्चियन भाई नवीद एंथनी आ रहे हैं। अमेजिंग सर, बिल्कुल ये बेहतरीन है। ये तमाम हमारे सूबों की जितने भी सूबे हैं उनकी पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, पहले इस तरह से नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये भी सुना था कि सिंध में शायद फराल तारपुर को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। नहीं, उनकी वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मुराद साहब। तो ठीक है, वो इधर आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब सबसे अहम तरीन सूबा माना जाता है, मरकज़ से भी उसका एक डायरेक्ट लिंक है और हमेशा होता है। मज़े की बात यह है कि इनके चचा जान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये ख़ुद अब चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें आगे देखने वाली चीज़ें हैं कि आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। ये भी साथ साथ बात है कि इन फैमिलीज़ के अंदर भी जो एक रिफ्ट सी की खबरें जो हैं, डायनामिक्स हैं, वो सुनने को आता है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातें उनके ऊपर हम नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल है कि वैसे इस चीज़ को अच्छी तरह चलने देंगे। असल में जो इसके अंदर डिस्ट्रप्टिव फैक्टर बन सकते हैं वो हैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब। हमज़ा शहबाज का हमने हमेशा से हमें पता है कि वो चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और हालांकि जब वो बन पाए भी तो वो एक अजीब से माहौल में था। और लेकिन इधर जब अब मरीम नवाज़ साहिबा बनेंगी तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, ये इनका पहला, मेरे ख्याल में आज इनका पहला कदम था किसी पार्लियामान के अंदर। और वहाँ पे भी एक माहौल बन गया ऑब्वियसली, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी एक तादाद में थे, ये भी बहुत तादाद में थे, इनकी मेजॉरिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स उनके पास थे, नारे भी लगे, फलाना चोर, ये चोर, क्रॉस टॉक, ये हमें पता तो होगा। एक जो चीज़ और हुई थी वो ज़रा समझ मुझे नहीं आई कि कुछ पीटीआई के उम्मीदवार जिनको इन्वाइट किया गया था इस सेशन के अंदर, उनको बाहर रोक लिया गया और उनको अंदर नहीं आने दिया। इसकी मुझे समझ नहीं आई क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर तो वो इलेक्टेड हैं अब तो उन्होंने बैठना है वहाँ जाके, तो उनको बैठने दें। उसके साथ साथ पंजाब असेंबली की जो अपने डायनामिक्स अब बनने को जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने शो पे भी कई दफ़ा डिस्कस किया है कि जो माजी की हुकूमत होती है वो एक प्लेटफॉर्म सेट करके जाती है जो आने वाली मुंतखब हुकूमत होती है। तो इस केस में तो माजी की हुकूमत एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसके चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, और हमने देखा उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस था उनका, अस्पतालों के ऊपर बहुत फोकस था, एजुकेशन के हद तक भी उनका बहुत फोकस था। और पंजाब की एक ही डिलीवरी वाली रिलेशनशिप है अपने चीफ मिनिस्टर के साथ कि हमें चीज़ें दिखाओ, हमें नज़र आए चीज़ें। मसला सिर्फ ये कि इन चीज़ों को दिखाने के लिए एक रिकॉर्ड बोरोइंग की गई है केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से लोकल बैंक से, जिसका अभी मुद्दा पूरा गिरेगा इस मुंतखब गवर्नमेंट को इन द हेडेड बाय मरीम नवाज शरीफ। और ये बहुत केयरफुली एग्जामिन करने वाली चीज़ है कि आगे मज़ीद डेवलपमेंट, जैसे अब देखें ये एक प्रोजेक्ट जो वॉल्टन CBT कनेक्टिंग टू गुलबर्ग वाला प्रोजेक्ट है वो अभी कहीं नहीं पहुंचा, वो अभी मतलब वैसे ही चल रहा है, उसके अंदर काम भी स्लो डाउन हुआ है। वो आया उनके रेडार पे है कि इसको कंप्लीट करना है, वो आया, वो कंप्लीट करके उसका क्रेडिट भी वो उनको मिलेगा, वो करते भी हैं कंप्लीट है। बहुत दफ़ा हो चुका है, तमाम सिंध में तो होता ही है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इस वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को। वो एरिया में खासी आबादी है, अब वो एरिया काफ़ी हद तक डगअप है, उसको ठीक करना है, क्योंकि उनके अभी तक जो बयान जाए उन्होंने अभी तक एक ही चीज़ का जिक्र किया, वो आई थिंक एयर एम्बुलेंसेस का उन्होंने जिक्र किया, और भी हैं तो मुझसे मिस हो रहे हैं तो आई अपोलोजाइज। बट अब उनका क्या एग्जैक्ट विजन है। उसके अलावा आखिरी मेरी बात कि उनको उनके इर्द गिर्द उनकी जो कैबिनेट है और उनके इर्द गिर्द जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो कौन है, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि उनका देखें, आपको जितना भी आपने देखा हो बचपन में कि जी मेरे वालिद साहब और मेरे चचा जो हैं उन्होंने हमेशा से ये पंजाब की पॉलिटिक्स जो है बहुत दफ़ा की है, आप उसे एक हद तक सीख सकते हो। जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है वो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। उनके एडवाइजर इस मरियम औरंगज़ेब जी, उनके वो साथ साथ ही हैं उनके, और बट उनका भी एग्जैक्टली उनका तो मरकज़ का एक्सपीरियंस है, उनका पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो है उसमें, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, वो तो हमज़ा शहबाज का है। और वो अब आई होप कि वो भी हों कि जी एडवाइजरी कैपेसिटी में कि उनको हेल्प करें। और साथ साथ कौन लोग आएंगे, अब ये भी हमने सुना है कि अब इनको मरीम नवाज साहिबा को अपनी नेशनल असेंबली की सीट छोड़नी पड़ेगी, उस पर हमने सुना है ख्वाहिश सादिर रफ़ीक को लड़ाएंगे। हमज़ा शहबाज की बारे में ये सुना है कि वो अपनी ये पंजाब वाली सीट छोड़ेंगे और नेशनल असेंबली वाली रिटेन करेंगे, उधर राना सनाउल्लाह को लड़ाएंगे। वो आई थिंक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि राना साहब जो हैं वो असिस्ट करें मरीम नवाज साहिबा को। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे जाके देखनी पड़ेंगी, ये इतने सिंपल नहीं है कि अब आप बन गए हैं तो बस बनना था, बिल्कुल आगे बहुत काम है इसके अंदर। बिल्कुल देखें, ये जो हम तो बड़े खुश इस बात पे हुए, हमने जो शुरू में इजहार किया कि जी पहली खातून चीफ मिनिस्टर और पहले डेप्यूटी स्पीकर सिंध के क्रिश्चियन हमारे भाई, तो नवीद एंथनी। सो ये हैं खुशी की बातें। अब जाहिर है ये मरीम नवाज़ सिर्फ एक खातून तो नहीं है ना, मतलब वो तो एक शख्स हैं,
तो उस पर कई लोग खुश हैं उनके बनने पे और कई नाराज़ हैं, और बल्कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी है जो कि उनसे खुश नहीं है, जिनमें ख़वातीन मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन की भी भारी अक्सरियत मौजूद है। सो अगर हम उसका देख लें कि वो क्यों उनको पसंद नहीं करते, एक तो आजकल हर जगह पे बात हो रही है कि जी वो परफॉर्म कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, कैसे चलेगा, वो तो वक्त बता ही देगा। एग्जैक्टली इसका तो इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये उनका फर्स्ट टर्म है। अगर तो पहले होती तो हम बता देते कि जी पिछली दफा तो नहीं कर सकी थी, पिछली दफा तो कॉन्टेक्स्ट ही कोई नहीं है। नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये है कि जाहिर है इन पे ये बहुत इल्ज़ाम लगता है पार्टी पे कि जी ये की पोजीशंस हमेशा अपनी फैमिली में रखते हैं। सो क्योंकि मरियम इज़ ऑल्सो फैमिली, तो इस वजह से भी लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ तक कि पिछली दफ़ा जब आपने गिनवाया कि हमजा शहबाज जब बने थे तो बड़े मसाइल हो गए थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सारे मसाइल इसके हुए थे कि लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर और बेटा CM। सो हाँ, इनकी पार्टी के अंदर आई एम श्योर देयर आर अदर कॉम्पिटेंट पीपल एज वेल, वुमेन खास तौर पे हु आर completely eligible for this position. But तीसरा मुझे एक और चीज़ भी लगती है, और वो मतलब मैं तो ट्विटर पे देखता हूँ ना कि किस तरह के कमेंट्स होते हैं। और सर आप कैसे ट्विटर देख लेते हैं? सर VPN लगा बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं। मजाक सॉरी। अच्छा, सो मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि ये क्योंकि ज़रा महंगे महंगे ब्रांड्स पहनती हैं, और वो जो है ना बात लोगों को उस तरह से हजम नहीं होती। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई शख्स क्या पहनता है, लेकिन वो जो होता है ना कि आपने जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है, जब आपने वोट मांगने हैं, आपने साथ लोगों को खुद ही ये बताना है कि जी ये गरीब मुल्क है, आपने ऑस्टेरिटी की बात करनी है। सो यहाँ पे अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, शायद कम से कम मुझे लोगों की फीड देख के ये लगता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप ज़रा ना थोड़ा सा सादगी अपनाओगे। अब जिस तरह जो फॉर्मर चेयरमैन PTI हैं, उनकी ये बात लोगों को बहुत पसंद आती थी कि जी वो सिंपल सा शलवार कमीज़ पहना होता है, वेस्ट कोट की तस्वीर वगैरह खिंचवानी हो तो किसी का लेके भी पहन लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा, और ये माजी में भी ऐसे ही है, बिफोर सियासत भी ऐसे ही कि उनका एक ही तरह का लिबास होता है। बिल्कुल इसी तरह आपको याद होगा कुछ अरसे पहले बिलावल साहब ने एक वो ग्रीन कलर के जूते पहने थे, ब्रांड का मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों ने उसको ना कोट किया था तस्वीरें मैग्नीफाई कर करके ना कि जी ये बड़े एक्सपेंसिव शूज हैं। हाँ जी। अच्छा, वो उसके बाद आपने नहीं देखा होगा कि बिलावल ने वो वाले जूते पहने हो, हालांकि जाहिर है वो अफोर्ड तो कैप भी थी एक दफा मेरा ख्याल है। हाँ, अब जाहिर है वो अफोर्ड तो करते हैं, और जाहिर है कम से कम वो जूते तो उन्हीं के हैं, बिल्कुल वो भी दोबारा नहीं पहने उन्होंने। इसी तरह आप आसफा भुट्टो का देखें तो वो भी जाहिर है महंगे कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन अभी तक वो लोगों को कोई ऐसा पॉइंट मिला नहीं कि वो कहें कि जी ये देखें इन्होंने क्या पहना। सो मुझे एक चीज़ ये लगती है कि शायद अवाम को ये सादगी पसंद है। तो अगेन मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या पहना हुआ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बार बार जाना है वोट मांगने, ये आखिरी इलेक्शन तो नहीं था ना, इससे अगला इलेक्शन भी होना है, फिर उससे अगला इलेक्शन भी। I guess the idea behind is that you want people to be able to relate to you. I think इसलिए एक strategic PR move इन्होंने अभी वोट सर मांगने नहीं है, सिर्फ जो इनको मिले हैं वो रिटेन भी करने हैं। कोई आप ये नहीं कह सकते कि जी बहुत लीड से जीते हैं पंजाब के अंदर। हाँ, मतलब अब बहुत लीड है, लेकिन वो तो कोऑप्ट की हुई है ना लीड। वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में तो चले अक्सरियत है उनके पास, लेकिन वो ऐसी नहीं कि आप कहें यार इस तमाम हमने तो उड़ा के रख दिया। वो तो आज़ाद तोड़े हुए हैं। हाँ, तो वो बात नहीं है। तो उन्होंने रिटेन भी करना है और साथ साथ आवाम से जाके फिर दिखाना भी है कामों के थ्रू के जी। और यहाँ पे पंजाब के अंदर होता है, जो बंदा काम करता है उसको वोट पड़ते हैं, सीधी बात है। जो आपने कपड़ों वाली बात की, मेरे ख्याल में मैन गेट अवे विद इट इन पाकिस्तान ईजिली। अब नवाज शरीफ साहब की बात कर लें चलें। अब जब उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी वो जब की 9 तारीख को, तो उसमें उन्होंने एक ब्लेज़र पहना हुआ था। अब वो मुझे पता है कितने का ब्लेज़र है, मैं चले शो पे नहीं बोलता, बट वो चंद 100 पाउंड का नहीं है, चंद 1000 पाउंड का है। जो उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था वो भी चंद 100 पाउंड का नहीं है, वो भी चंद 1000 पाउंड का है। और साथ शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। किसी ने आप बताएं तस्वीर ली, किसी ने उसका कुछ किया नहीं किया, क्योंकि दे गेट अवे विद इट। ख़वातीन की हद तक जो है, एक तो नोटिस भी ज़्यादा होता है कि पहना हुआ क्या है, और दूसरा अगर जैसे आपने कहा उनको ब्रांडेड चीज़ों का शौक है, बिल्कुल हो, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन वो फ़ौरन चीज़ पकड़ी जाती है, नुमाया हो जाती है। सो ये एक चीज़ पकड़ी जाती है या पकड़वाई जाती है, वो तो देखे ना, लोग बैठे हुए हैं ना, वो तो काम है लोगों का। अब हमें क्या पता कि वो ट्वीट जो की है वो किसी ने, उसके पीछे कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन है या वो सोलो है, ये तो। बट अब मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि इस चीज़ से कतई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम को डेफिनेटली पड़ता होगा यार कितनी महंगी चीज़ है। आई थिंक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप, मेरे ख्याल में अगर वो परफॉर्म अच्छा कर जाएं और अगर वो इस जो एक स्पीड बनी हुई है, जो मतलब स्पीड, इसको बरकरार रखें, नज़र आएँ,
मीडिया टीम अच्छी रखें अपनी, सब कुछ करें, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट भी हो जाएंगी, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम को अगर इसी चीज़ पे बिजी रखेंगे ना कि किसने क्या पहना हुआ है या कोई किस एक्सेंट से बोल रहा है, तो अवाम पे परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करेगी। अवाम का मसला क्या है? ये पूछता रहता हूँ, आप बताते हैं। अवाम को जो फीड करते जाएंगे अवाम वही मांगती जाएगी, तो साइकिल लूप, इट्स साइकिल। लेकिन ब्रेन वॉश करने का एक ये आपने जिस तरह सीबीडी वाला जिक्र किया, सो सीबीडी के लिए मजीद लोन चाहिए था जो कि शायद अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे पुल बने जिनके बाद में रीडिज़ाइन हुए, उनके लिए फिर मज़ीद लोन चाहिए था, वो मज़ीद अप्रूव हुआ। सो बात ये है कि वो जो 4 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड बोरोइंग हो चुकी है, उसके असरात अब हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने वो भरना है। सर एक और भी मसला अगर मैं ऐड करता जाऊँ कि जो सीबीडी से पहले जो कैवलरी से लेके डीएचए एंटर करने वाला एरिया था, आप कभी जाए ना 6:30 बजे वहाँ पे, आप और जो एक पीटीआई के दौर में शायद बना था, जो गार्डन टाउन, वहाँ रोज गुजरती हूँ वहाँ से, हाँ वो जो गार्डन टाउन से I can't explain to you, गार्डन टाउन से वापस आते हुए अंडरपास नहीं, जो राइट होता है बड़ा जबरदस्त है कि वो लेफ्ट भी हो रहा है राइट भी, और लोग बड़े एक्साइटेड थे इस बारे में। अंडरपास वो अंडरपास चौक होता है कैवलरी तक, उसकी वजह क्या है? ये जो वॉल्टन वाला सर एरिया है, ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये जो कंप्लीट कनेक्शन ये पूरा 360 नहीं बन जाएगा, तब तक ये रहेगा। तो ये कंप्लीट होना इस वजह से जरूरी है कि जिस वजह से आपने ये कैवलरी वाला सारा बनाया था, जिससे सहूलत बनी थी, वो मुसीबत बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर नहीं है। yes, exactly. और ये जब हम टीवी पे इस तरह की बातें करते हैं तो जो लाहौर में नहीं रहते उनको बिल्कुल ये ठीक लगता है कि यार ये हमारे भी पैसे सारे लाहौर ही जा रहे हैं। सो ये एक और बड़ा मसला है कि इस दफ़ा मतलब साउथ पंजाब को ख़ास तौर पे और लाहौर के अलावा इस दफ़ा पंजाब को कुछ नज़र आना चाहिए, वरना जिस तरह से आपने कहा कि कोई बहुत भारी अक्सरियत से नहीं जीते तो अगले इलेक्शन में क्या होगा। सर अभी फैसलाबाद में कुछ अनाउंस नहीं कर आए नवाज शरीफ साहब के कोई वहाँ पे हाईवे इलेक्शन से पहले तो हर जगह पे जाके अनाउंस किए कि हम करेंगे, वो तो इलेक्शन से पहले तो इन्होंने पीएमएलएन ने अनाउंस किया था 200 यूनिट बिजली के फ्री गरीबों को। हाँ, लेट्स सी। वो नहीं हो सकता, वो कैसे होगा? सर साउथ पंजाब की हद आपने तो छेड़ ही दी है सर, एक पॉइंट। तो साउथ पंजाब की हद तक तो जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं पंजाब की, वादे सब ने किए हैं। नून लीग ने किया 13 के अंदर कि साउथ पंजाब के अंदर हम वो जो सूबे वाली बात होती है उन्होंने किया, पीटीआई ने किया, और ढेर सारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल करवाया इस वादे के साथ कि साउथ पंजाब हम सूबा बनाएंगे। पंजाब बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग, उसको छोटा करना चाहिए। सब इस पर इत्तेफाक करते हैं लोग, क्योंकि वो कह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं इस वजह से कि ताकि वहाँ के जो लोग जो जीतते हैं वहाँ से हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, इस वजह से कहते हैं। किसी चीफ मिनिस्टर ने आज तक आके उस चीज़ को फिर घास ही नहीं डाली, उस चीज़ के ऊपर बहस भी नहीं हुई, उस चीज़ के ऊपर उसको बस दाखिला दफ्तर करके उस फाइल को जिसके ऊपर लिखा हुआ है सराइकिस्तान या सूबा है साउथ पंजाब, उसको साइड पे कर देते हैं। उस जगह के आप मसले उठा के देखना शुरू करें जो इतने संगीन हैं, आपको होगा कि यार ये पंजाब का हिस्सा है। लोग तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है होती है यार वो तो तकरीबन सिंध है तो वो सिंध का मसला है, नहीं, वो पंजाब है, वो पंजाब का हिस्सा है। वो लोग जो हैं वो एक वहाँ पे एग्रीकल्चरल जरा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, जिस चीज़ की वो काश्त करते हैं उसकी परसेंटेजेस देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। कॉटन सबसे ज़्यादा वहाँ है, गन्ना सबसे ज़्यादा वहाँ है, आम की मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 50% वहाँ से आता है, और है क्या उनके पास? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ जो है ये लोग अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि मैं कहता हूँ लाहौर के अंदर हम रहते हैं, हमें ठीक लगता है सड़कों बंद करना बनाए, एक भी ना बनाए 5 साल में, ये जो इश्यूज़ हैं इन पे फोकस करें। आप देखें ये बड़ा टर्न अराउंड होगा अगर तो वही रखा मॉडल जो शहबाज शरीफ साहब वाला था, जो कि चले एक लिहाज से ठीक मॉडल, जब उन्होंने काम शुरू किया लाहौर के हालात काफ़ी ख़राब थे, उन्होंने बेहतर कर दिया, अब कितना और बेहतर करना है उसको। एक और चीज़ जो बड़ी एम्बैरेसिंग हो सकती है वो ये, और नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि जब ये VONC के बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो उसमें कुछ कॉल्स लीक हुई। अच्छा चलें इस पे हम नहीं जाते कि वो कॉल्स किसने लीक की या कैसे की, लेकिन बहरहाल हमने उसमें सुना कि मरियम साहिबा जो हैं वो वफाक को डिक्टेट कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे होना चाहिए। PM साहब के साथ उनकी ट्वीट कर दी उन्होंने एक दफा तो। हाँ जी बिल्कुल, उसके अलावा ट्वीट उन्होंने की है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि प्लीज लुक इनटू दिस, प्लीज लुक इनटू दिस। अब ये अगर इस दफा हुआ तो ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। सर ये तो ये भी हो सकता है। एक तो मैं और सोच रहा था कि अभी तक देखें क्लैरिटी आ गई है कि फैमिली के अंदर हमजा शहबाज जो उन्होंने पहले बैक सीट ली हुई, तो अभी भी बैक सीट वाली चीज़ है, वो उनके साथ किया गया या वो करना चाहते हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज साहिबा जो हैं चीफ मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो क्या रोल इख्तियार करेंगे? वो मरकज़ की सियासत करेंगे
या वो पंजाब की सियासत करेंगे, अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, अपने भाई की हेल्प करेंगे, क्लैरिटी नहीं है। या बिल्कुल ही एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था वो थोड़े से मुझे लगे कि लंदन वापस जाना भी कोई ऑप्शन है, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टफ लव जो होता है ना हर पेरेंट का, हालांकि वो तो बहुत खुद भी अपनी एज उनकी मतलब छोटी तो नहीं है, मतलब तो उनको कहें यार कि तुम्हें मैं फेंक रहा हूँ डीप एंड में, आप खुद करो, आप ही करो, अपना खुद मनवाओ, और मैं जा रहा हूँ 5 साल फोन बंद, मैं देखूंगा। रिगार्डलेस आई थिंक फोकस इसी चीज़ का है कि ज़रा आप जो यंगर जनरेशन है उसको जरा ट्रेनिंग की जाए। लेकिन मुझे ये ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ये मुझे मुश्किल हाँ नहीं मैं तो वैसी में थी। अच्छा मेरा भी एक सवाल है, लैपटॉप देंगी मरियम? वो तो खैर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किए हैं ना लैपटॉप, तो वो मिल रहे हैं। हाँ वो तो मिल जाएंगे। जो तारीख अगर आप देखें ना तो नून लीग को आदत है गुड कॉप बैड कॉप की। सो शहबाज शरीफ साहब थे जो ऑफेंड करते फिरते थे लोगों को, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका वो है चीज़ों को। और उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी कहती थी कि हमने आपके साथ काम नहीं करना, तो पैसिफायर का किरदार अदा करते थे। मियाँ साहब के बुलाया, घर खाने खिलाए, माफ़ी मांगी, ये वो, चलो चलो बस चलाओ मामला। तो अब मेरे ख्याल में वो यही रोल प्ले करेंगे मियाँ साहब मरियम साहिबा के लिए, कि मरियम साहिबा के बारे में भी अभी फ़िलहाल अगेन हमें नहीं पता, लेकिन मशहूर यही है कि जी वो माई वे और हाईवे वाला सीन, टेम्परमेंट ज़रा अपने चाचे की तरह। बिल्कुल, तो वो उसमें ऐसे मौके पे मियाँ साहब मेरे ख्याल में सुलह सफाई करवाया करेंगे। बाकी ये किसी ने नहीं सोचा कि क्योंकि आप नेशनल असेंबली में चले गए हैं हमजा शहबाज साहब, या चले जाएंगे, मतलब है तो सही, नीचे वाली सीट छोड़ेंगे, ऊपर वाली तो नहीं छोड़ रहे, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता किसी काम से कहीं शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ता है, या कोई खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ, तो कहीं इंटरम उसमें पीएम अगर हमजा बन गए तो हमजा पीएम और सीएम मरियम, वो बड़ा मसला सर वो सिर्फ है। उस सूरत में हो सकता है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, क्योंकि जब पीएम साहब कहीं जाते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर एक्टिंग पीएम रहता है, और वो कौन हो सकते हैं? सर मैं आपको अभी तक आप मुझसे हमेशा डिसएग्री करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत चांस है डार साहब का। सर डार साहब से तो अच्छा है हमजा को बना दें। लेकिन चले ये तो रही नून लीग की सियासत। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और डिस्कस करें, और भी चीज़ें हुई हैं। एक तो काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ कैंपेनिंग हो रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। दूसरों से पहले अरेस्ट किया गया है जो कंटेंट क्रिएटर हैं असद तूर को, और ये आज के रोज़ ही हुआ है सुबह, और उसके बाद से लेकिन इस चीज़ की डिटेल अभी तक हम तक नहीं पहुंची कि इल्ज़ाम क्या है। आया उनको उनके जो वकला हैं उनसे मुलाकात करने का मौका मिला है, नहीं मिला, कौन सा दफ़े के तहत ये अरेस्ट किया गया है, सिर्फ किसी सवाल जवाब के लिए पूछा है, कब छोड़ रहे हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं। और आई थिंक ये तरीक़ेकार जो है ना अब के अरेस्ट हो गए, ये पक्की बात है कि वो घर पे नहीं है अपने, लेकिन उसके बाद जो एक खामोशी का आलम होता है, उससे फिर हमारे जैसे लोग जो हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आपको मायूसी भी होती है, आपको डर भी लगता है, आपको उस शख्स के लिए भी खौफ होता है, उसके ख़ानदान के लिए भी खौफ होता है, और ख़ास तौर पर गुस्सा भी चढ़ता है कि जी थोड़ा सा अगर पता चल जाए ना, आप इन द लूप हों कि जी ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम भी एक पोजीशन में होते हैं कि हम अपना माइंड मेकअप कर लें कि हाँ यार ये उसने गलत किया तो ये ठीक हो रहा है, या हम ये कहने जोगे हों कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो ये रस्टेबल बात नहीं थी। तो ये सारी चीज़ जो है, और मैं सिर्फ असद तूर के वाले से नहीं करना चाह रहा, मैं एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अब आई थिंक इसके अंदर करें ज़रूर, कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर बिल्कुल अरेस्ट बनता है, ट्रांसपेरेंट, हाँ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो ताकि, और मैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए शायद कह रहा हूँ कि मुझे पता हो यार कि मैंने अगर 4 लोगों में मुझसे पूछना है, मुझे एग्जैक्टली पता हो क्या मुझे। बिल्कुल, देखें जब ये हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो 6 घंटे तो हो चुके हैं, वो FIA में है दफ्तर में, और उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जब तक ये पब्लिश होगा एपिसोड तब तक की मुझे सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और देखें केस कोई और हो ना, कोई करप्शन का केस है, कुछ और केस है, उसमें एविडेंस गैदरिंग एक लंबा काम हो सकता है। अगर किसी ने कुछ कहा, ऐसा किसी ने कोई ट्वीट की है जो कि 153A के अंडर आती है, जो किसी भी और तरह से वो खिलाफ वर्जी है कानून की, या किसी ने अपने वीलॉग में कोई भी ऐसी बात की है, इश्तियाल फैलाया है, झूठ बोला है, लिबेल की, कुछ भी की है, ये तो आसान तरीन चीज़ है कि ये फुटेज है आपकी, 2 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इसका सबूत ले हैं, नहीं तो आप पे केस है। मतलब वही वाली बात है ना कि आप किसी पे गलत इल्जाम लगा देते हो, अगर आपके पास उसका प्रूफ है, फिर वो इल्जाम नहीं है, फिर तो वो प्रूफ है। ठीक है, ये तो आसान तरीन चीज है। पहले आप कहना चाह रहे हैं कि पहले इल्जाम लगा के उसको अरेस्ट करना, फिर बाद में प्रूफ शो करना इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। पहले आप प्रूफ लेके आए, जो कि बाय द वे आपका होता है, आपने थोड़ा सा दिखाना होता है प्रूफ के जी FIR कटवाएं के खिलाफ, वो ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर जिस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं,
बगैर सिस्टम को फॉलो किए वो हो रही हैं, तो हम उस पे बारे में बिल्कुल तो देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं, गलत इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, इश्तिहाल दिलाना, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। ये हमारा जो शो चलता है उससे पहले डिस्क्लेमर चलता है कि जी ये इनकी ज़ाती राय है। वो क्या है कि जी जो अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो एना फोड़ो। ठीक है, हालांकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे से ज़्यादा कौन ट्रस्टवर्दी हो सकता है? इदारे को मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए। यहाँ मैं एक बड़ी डेंजरस बात करने लगी वाली, इसलिए मुझे यहाँ पे शो ख़त्म करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।